में आप लोगों को नोट बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नोट बनाते हुए आप लोग करिए जरा। पहले नंबर में अब आपने देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज मैं थोड़ा सा एक अवस्था है जिसका नाम है लीन दोष। एक अवस्था है जिसका नाम है लीन दोष। हमारे क्लास में बहुत सारे लोग आते, वो लीन दोष के ऊपर मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था, फिर बाद में मेरा दिमाग लीन दोष के ऊपर गया। मैं कहा कि यार लीन दोष की बात तो है कि लीन है क्या चीज, लेकिन इसको हम अपने ट्रीटमेंट में हम इसको कैसे ढूंढेंगे। एक्चुअली खोज ही तो सबसे बड़ी चीज है ना। हम खोज करते नहीं किसी विषय को लेकर के। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। और लीन दोष एक ऐसी अवस्था है, मैंने जब इसको ढूंढना शुरू किया, ग्रंथों को मैंने जब पढ़ा लीन दोष के बारे में, महाराज ये तो हमारे पास जो पेशेंट आएंगे 95% पेशेंट जो है इसी इसी चीज से पीड़ित होते हैं। सुनील जी, देवेंद्र जी, ध्यान से सुनिएगा, आप नोट करिए, पेपर में लिखिए लीन दोष। क्या है लीन दोष? तो लीन दोष, एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि एक कॉटन में आप पानी डालो या उसके अंदर कुछ भी डालो तो थोड़ा दूर रखोगे, तो दूर रखने पर वो जो कॉटन है वो गीला है या सूखा हुआ है, गीला है या सूखा हुआ है, ये आप अंदाज नहीं लगा सकते कि वो जो कॉटन है वो कैसा है। आप लोग प्लीज, ये क्योंकि बहुत गंभीर विषय है, अपने अपने कैमरे को खोलेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर समझ में आप लोगों को नहीं आता तो इसके ऊपर मुझे क्वेश्चन कर सकते, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो इसी के ऊपर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूँ, लीन दोष। लीन दोष क्या है? मैंने आपको बताया कि पहला तो है कि, एक सेकंड, लीन दोष का मतलब होता है जो छुपा हुआ है, जो दिख नहीं रहा है। लीन दोष का मतलब क्या है? जो छुपा हुआ है, जो दिख नहीं रहा है। छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, नोट भी करते रहिए। छुपा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, मान लीजिए आपके घर में एक, रात में आप सोए थे, आप उठे, प्यास लगा, और जैसे आप उठे तो आपने देखा आपके दरवाजे के अंदर एक स्नेक, एक कोबरा फन फैला करके आपके पैर को डसने के लिए तैयार था। आप घबराए, डरे। मैं कहा यार ये तो बड़ी विचित्र है, हम तो मरने वाले थे, सर्प काटने वाला था। फिर आपने उसको जैसे तैसे करके उसको पकड़ा, और आपने एक बंदे को कहा कि भाई ले जा करके बाहर दूर फेंक के आ जा। यानी अब वो बंदा, उसने उसको पकड़ा और आपके नजरों से दूर लेके जा रहा है, लेकिन वो भी बेचारा डर के मारे उसने उस सर्प को, उस लिफाफे जिसमें भी उसने रखा था वो फट गया, कुछ भी हो गया, आपके गेट के जैसे ही बाहर गया, सर्प उस लिफाफे से निकल गया। अब महाराज निकला तो वो भी डरा, डर के मारे भग गया कहीं। जब वो भगा तो उसने ये देखा ही नहीं कि वह सर्प किधर गया। वह सर्प किधर दिखा नहीं। हो सकता है कि दोबारा इसे अपने घर की ओर आया, या हो सकता है किसी और जगह में चला गया, यानी वो विलीन हो गया, कहीं लुप्त हो गया, गुप्त हो गया, छुप गया, दिख नहीं रहा है। जब नहीं दिखता है तो हमें क्या लगता है कि नहीं है, भग गया होगा, लेकिन हो सकता है कि वो आपके घर के कहीं पीछे से घूम करके आया हो। दोबारा फिर कभी वैसा मौका मिलेगा तो वो दिखेगा सामने और फिर वही बुरा हाल होगी। अब इस अवस्था को हम अपने प्रैक्टिस में कहां ले जा करके जोड़ सकते हैं? बेसिकली लीन अवस्था क्या है यह कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसको हमें प्रैक्टिकली इसको कहां ले जा करके जोड़ना है, और लीन अवस्था के ट्रीटमेंट के संदर्भ में हमें किस कंडीशन में ले जा करके हमें उसको जोड़ना है। तो एक मैं उदाहरण देता हूं, जैसे आपके पास एक पेशेंट आया, या आप खुद भी, बहुत बड़ा फीवर हुआ आपको, कई दिन तक
3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, धातुगत ज्वर, विषम ज्वर टाइप का ही ऐसा कुछ हो गया। ध्यान से सुनना। जब ज्वर हुआ तो आप बहुत तंग थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। आपने खूब ट्रीटमेंट भी किया, लेकिन आपने आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुकूल वैसे ट्रीटमेंट नहीं किया। आयुर्वेद में क्या बोलता है, ज्वर को किस तरह से करना है? पहले लंघन करना है, फिर पाचन करना है, फिर प्रतीक्षा करना है, फिर अंत में जब ज्वर जब ठीक हो जाता है तो फिर विरेचन करना है। यह जब हम ज्वर प्रकरण पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। कुल मिलाकर के हमने उस विधि से ट्रीटमेंट नहीं किया, हमने कोई इंजेक्शन लगाया, हमने कोई एलोपैथिक टैबलेट्स हमने खाया, तो क्या हो जाएगा? वो टैबलेट्स खाया, खाने से वो टैबलेट क्या कर देगा? उसको टेम्परेली हमारे सामने से ओझल कर देगा, उस स्थिति से को कंट्रोल कर देगा। लेकिन अंदर जिस कारण से वो हुआ, और जो वो हुआ जिस तरह से हुआ, मतलब ब्लड को जलाते हुए, रस धातु को कमजोर करते हुए, शरीर के धातुओं को जलाते हुए, अग्नि को कमजोर करते हुए, व्यान वायु को कमजोर करते हुए, समान वायु को कमजोर करते हुए जो चीजें हो रही थी, वह तो उस टैबलेट के बदौलत तो नहीं होना। वो टैबलेट उन सारे अवस्थाओं को तो ठीक नहीं करेगा। वो तो एक ही अवस्था ठीक करेगा, जो कि या तो पसीना निकाल देगा और उससे गर्मी जो है बंद हो जाएगी। उसके बाद जो दोष है, जो उत्कृष्ट अवस्था में जब दोष होता है तो उसको बुखार हो गया, शरीर कांपने लगा, टेम्परेचर बढ़ गया। उत्कृष्ट अवस्था में, उत्कृष्ट यानी उबड़े हुए अवस्था में। लेकिन वही दोष को आप जब दबाओगे तो क्या हो जाएगा? लुपक जाएगा, चुपक जाएगा, वह विलीन हो जाएगा शरीर धातु आदि 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 स्थानों में जाकर के, किसी एक स्थान में जाकर के लीन हो जाएगा, बैठ जाएगा, दुपक से बैठ जाएगा। क्या हो जाएगा? कहीं जाकर के बैठ जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन हुआ नहीं है, उसको जड़ से आपने ठीक नहीं किया, वो वहीं पड़ा हुआ है। जैसे अक्सर हम कहते हैं, हाँ जी क्या हो गया? सिर में दर्द हो गया, चलो ये खाओ दवाई। किस वजह से हुआ है? संप्रप्ति क्या थी? हेतु क्या था? जिस वजह से सिर में दर्द हुआ वो वजह भी जस का तस है। मान लो कि एक आदमी कंटिन्यूसली अचार का सेवन करता है, तो अचार जो है वो पित्त को बढ़ाता है। कभी कभी सिर में दर्द होता है, सिर में दर्द होना पित्तज दर्द, यहाँ ऊपर अगर दर्द हो तो ये इसको पित्तज हम मानते हैं। तो कभी कभी दर्द उड़ता है और वो व्यक्ति अचार भी खा रहा है, दही भी खा रहा है, कटु चीजें भी खा रहा है, क्रोध भी करता है, धूप में भी जाता है, यानी जो पित्त उसके शरीर में लीन अवस्था में था, लीन अवस्था में था, वह पित्त को जैसे ही अवसर मिलता है आपके आहारों से, आहार विहार आदियों से, तुरंत वो उभरने लगता है। क्या होता है? तुरंत वो जागृत होता है, वह उत्कृष्ट होता है। जब आप नहीं खाओगे तो फिर दुबक के बैठेगा। यानी एक तरह हम ये कहते हैं कि भैया ये चीजें मत खाओ, समस्या आपका ठीक हो जाएगा। यह कहना भी लीन दोष के बदौलत गलत है। न खाने से दुपक के बैठेगा, जिस दिन खाओगे फिर आ जाएगा। तो एक बात तो हो गया कि लीन अवस्था में दोष शरीर में धातुओं को आश्रय लेकर के कहीं ना कहीं बैठा रहता है। जिस दिन उसके गुणों के समान गुण वाला कुछ खान पीन आप करोगे, उसको अवसर मिल जाएगा, फिर वो उठेगा। यानी वह सर्प जिसको आपने छोड़ दिया था, कहीं ना कहीं दिखता रहेगा। बढ़िया क्या था? उसको या तो मार ही देते या तो कहीं दूर ले जा करके छोड़ देते। अब उस सर्प का इधर आने का कोई चांस नहीं। लीन पित्ता, उसे बोलते हैं लीन पित्ता। आ रहा समझ में आपको? अब हमारे पास कितने ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि लीन पित्त के जैसे अवस्थाओं में आते। कभी कभी उसको, जैसे कल परसों एक दिन, सर मेरे तो गले में जलन होती है, बाकी कोई स्थिति नहीं है। अब वो जो जलन है, रह रह करके कभी कभी लीन अवस्था में पित्त था, रह रह करके कभी कभी गले में ऐसा होता।
लीन अवस्था में। यह तो हाँ, अब इसको हम अनेक विधि से हम इसको समझ सकते हैं। लीन अवस्था जो है वो कब होता है, जब हम हमारा जो आहार है हम जो जिस तरह से खान पीन रखते हैं, भोजन करते हैं, लीन दोषों को वह उत्कृष्ट करता है, बढ़ाने का काम करता है। और कभी 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 सिर दर्द छोटे 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 समस्याओं को लेकर के आता है। इसका मतलब होता है लीन अवस्था का मतलब है रोगों का एकदम वृद्धि अवस्था भी नहीं है और रोगों का रोग समाप्ति हो गया है ऐसी अवस्था भी नहीं है। रोगों का संचित अवस्था, रोगों का जो संचित अवस्था है वह संचित अवस्था का एक रूप है लीन अवस्था। संचित अवस्था को भी हम ऋतु परिवर्तन होता है तो हमारा जो वर्षा ऋतु बस्ती के लिए तमाम जो ऋतु है, अलग अलग हमारे ऋतु, उन ऋतु में हम डिटॉक्सिफिकेशन करते, कभी बस्ती, कभी वमन, कभी विरेचन। तो यहाँ से उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट जो दोष है, जैसे संचित अवस्था की कफ, अब हम यहाँ पर विरेचन वमन के माध्यम से निकालेंगे। अभी 1 महीने के बाद वमन का समय आ जाएगा। तो यह कौन सा दोष है जो संचित अवस्था में हेमंत ऋतु से हमने जो कफ को बढ़ाया शरीर में, वो संचित अवस्था में है, उसको हम उत्कृष्ट करते हैं कफ कारक आहार विहार से, और उसके बाद हम वमन कर लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, संचित कफ जो दोष है वो निकल जाएगा। लेकिन लीन दोष कैसा है, वो संचित अवस्था में तो था, उसने बाहर निकलने का प्रयास भी किया, लेकिन हमने उसको निकलने नहीं दिया। जैसे एक आदमी को बहुत ज्यादा वोमिटिंग टेंडेंसी हो रही थी, उल्टी आने जैसी स्थिति हो रही थी, उसने जाकर के कोई इंजेक्शन ले लिया, कोई दवाई खा लिया, अब उसका वोमिटिंग आना बंद। अब उसको फीलिंग नहीं होती वोमिटिंग का, स्वस्थ उसको महसूस करता है। लेकिन जो दोष, जो चीज उसको पहले वोमिटिंग टेंडेंसी कर रहा था, उल्टी आने जैसी स्थिति को क्रिएट कर रहा था, वह चीज तो अभी भी है शरीर में। वो कहाँ गया? डायबिटीज को लेकर के चलो, जब हम दवाई नहीं खाते हैं तो 300 क्रॉस होता है, पार हो जाता है। लेकिन जैसे हम दवाई खाते हैं तो 120 110 में आ जाता है। लेकिन तुरंत जैसे एक बार अगर हम दवाई नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वो वहां पर ऊपर पहुंच जाता है। जिसको हमने दबाया वो कहाँ गया? वही लीन अवस्था में चला गया। वही है लीन अवस्था। दवाई खाते रहो तो ठीक है, जिस दिन खाना बंद करोगे तुरंत फन उठाना शुरू करेगा। आहार को सही संतुलित रखते रहो तो ठीक है, जिस दिन आहार को गड़बड़ किया तुरंत फिर पेशेंट कहेंगे सर क्या जीवन है, जरा सा भी कुछ ऐसे खा लेते तो दिक्कत बढ़ने लगती है। ध्यान से समझने वाली बात है। आंख बंद करो रात में आज सोते वक्त और विश्लेषण करो आपके पास कैसे कैसे पेशेंट आए, आपने उसको क्या मेडिसिन दिया, मेडिसिन खा करके ठीक तो हुआ, ठीक होने का मतलब तो फिर दोबारा ही कभी नहीं होना चाहिए समस्या। लेकिन कुछ समय के बाद फिर कहता है कि सर हम तो ऐसे कुछ खाए थे, पकोड़ा खाए थे, तो फिर दिक्कत होनी शुरू हो गई। फिर आप कहते हो कि भाई पकोड़े ही मत खाओ। हेतु को बंद करना एक बात तो है कि हाँ ठीक है, लेकिन पकौड़ा खाते ही दिक्कत हो जाए तो ऐसी चिकित्सा किस काम का? आयुर्वेद के पास शरण में अगर वो आया है तो चाहे वो पकौड़ा खाए चाहे कुछ खाए, कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी अवस्था में हम पेशेंट को कैसे लेके जा सकते? तो उसको लेकर के जाने के लिए हमने देखो ग्रहणी रोग चिकित्सा, हम पहले इसको पढ़ते हुए आ चुके हैं। निकालिए जरा सूत्र, मैं आपको सूत्र नंबर बताता हूं। आप लोगों ने ख्याल किया कहां पर है ये सूत्र? लीन दोषों की चिकित्सा कहां बताया है? 230। नहीं नहीं सूत्र क्रमांक है
73 ग्रहणी माश्रितम दोषम विदग्धाहारमूर्छितम सविष्टम प्रसेकारती विदाहा रुचि गौरवहि आमलिंगन वितम दृष्ट्वा सुकुष्णे नाम्बुनोद धरेत फलानाम व कषायण पिप्पली सरसपैस्तथा लीनम। देखो 75 देखो, आप निकालिए, जरा निकालिए, इस बात को हमें समझना है। लीनम, लीनम पक्वसयस्थम वा आमम श्राप्यम सदीपनई शरीरानुगते साम्य रसे लंघन पाचनम। अब एक चीज समझने वाली बात है, यहाँ जो ये लीन की बात हो रही है, अब चूंकि लीन अवस्था, अभी हमने क्या चर्चा किया, लीन अवस्था तो दोषों की ऐसी अवस्था है जो बढ़कर के जब जब वो बहुत विकराल अवस्था में होता है तो वो रोगी व्याधि के उस अवस्था में होता है, पीड़ित अवस्था में होता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी कई सारी दवाइयां देते, चिकित्सा, ऑपरेशन, ये वो कई सारी चीजें। ये क्या हो गया, दोषों की उत्कृष्ट अवस्था है। अब यह दोष अगर अलग अलग जो हमारी जो कोष्ठ है, लिवर है, स्प्लीन है, सारे जो कोष्ठ है, अपने अपने कोष्ठ और उस कोष्ठ से रिलेटेड जो शाखाएं हैं, अगर वहां पर ये दोष उत्कृष्ट अवस्था में है तो उस स्थान से संबंधित व्याधि को उत्पन्न करेगा। जैसे अगर आंख में दोष है और वह उत्कृष्ट अवस्था में है तो आंखों में चश्मा, आंखों में जलन होगी पित्त से, वायु से आंखें आंखें जो है रुक्ष हो जाएगा, चश्मा लगेगा, कफ की वजह से आंखों में भारीपन लगेगी, आंखों से पानी आएगा कफ से। तो ये क्या हो गया, कफ का, कफ जो है, जो दोष है वो आंख में उत्कृष्ट अवस्था में है, लेकिन आपने उसकी चिकित्सा किया, चिकित्सा तो किया मगर आयुर्वेदिक संपूर्ण विधि से नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वह दोष लीन अवस्था में चले जाएगा। लीन अवस्था में चले जाएगा इसका मतलब है जैसे किसी की आंखों में समस्या आ रही थी, उत्कृष्ट अवस्था में चला गया दोष, उसने कुछ कुछ दवाइयां आंखों में ड्रॉप्स लगाया, कुछ दवाइयां लगाया, अक्षय तर्पण किया, ये भी अगर नहीं किया तो आंखों में चश्मा लगाया, चश्मा लगाने के बाद उसको अब चीजें सही दिखने लगी क्योंकि चश्मा लगाया पावर वाला, कुछ कुछ चीजें। अब क्या हो गया, वो जो दोष है वो क्या हो गया, लीन हो गया, कहां पर, उसी के आसपास में। अब ये जरूरी नहीं है कि वो दोबारा आंखों में ही दिक्कत करेगा, हो सकता है कि शरीर के किसी दूसरे हिस्से को, वो ब्रेन में पहुंच जाए वो टॉक्सिन। लीन था, दौड़ते हुए घूमते हुए चला गया, लीन है मगर अभी अभी वो कमजोर अवस्था में है, अभी वो उत्कृष्ट नहीं है। लेकिन उत्कृष्ट कब होगा, जब उस दोष जो लीन अवस्था में है उसको एक्टिव करने वाला कोई आहार विहार आप करोगे। मान लीजिए बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त हो, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, दिन भर धूप में जाकर के काम करते हो और बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें खा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ऐसे बहुत अधिक संपर्क में आओगे पित्त के, क्योंकि वो तो है उधर ही दुबक के बैठा है, आपने असामान्य तरीके से ट्रीटमेंट किया है। हाँ, समस्या तो ठीक हो गया, उस समय तो रोगी को आराम मिला, लेकिन ये चीजें जस का तस है। तो इसकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, उनमें से एक चिकित्सा की बातें यहाँ पर ग्रंथ में बताया है। ये जो यहाँ पर जो मैं सूत्र आपको बता रहा हूँ लीन अवस्था चिकित्सा के बारे में, लीनम पक्वसयस्थम वा, आप निकालो जरा 75 में। ये बोलता है कि अगर पक्वाशय में कोई दोष लीन अवस्था में है तो कहां पर, पक्वाशय में यानी बड़ी आंत में, लीन अवस्था में है। लीनम पक्वाशयस्थम, पक्वाशय में लीन अवस्था में दोष है, इसका मतलब है कि दोष लीन अवस्था में शरीर के किसी भी कोने में रह सकता है, वह जिस कोने में रहेगा उसके हिसाब से उस स्थान में काम करने वाले दवाइयों के संयोग से हमें उन दवाइयों का, जैसे हो सकता है लीवर में भी आपके हार्ट में चला जाए, तो यहां सूत्र हो सकता है लीनम हृदयस्थम व, हृदय में लीन अवस्था में पित्त है, मतलब कि दोष है, ऐसा लिखा जाएगा। या अगर आंखों में है तो लीनम चक्षुषेंद्रिय व, आंखों में लीन अवस्था में है। तो यहाँ एक इन्होंने एग्जाम्पल दिया,
उदाहरण दिया कि भैया अगर आप कहाँ दोष से पढ़ा करते थे? लीन अवस्था में है और वह लीन अवस्था में दोष कहाँ पर है, आपके पक्वाशय में है, तो क्या करना चाहिए? देखो क्या करना चाहिए, आप कहाँ से पढ़ा करते थे? आमम श्राव्यम सदीपनै। अब वह जो लीन दोष है वह भी आम अवस्था में है। अवस्थाएं आम और निराम हो सकता है। जो लीन अवस्था का दोष है वो आम अवस्था में भी हो सकता है, निराम में भी हो सकता है। तो इन्होंने यहाँ बताया भाई आपके पक्वाशय यानी बड़ी आंत में वो टॉक्सिन है, लीन अवस्था में है। लीन अवस्था में का मतलब क्या है, छुपा हुआ है, बहुत अधिक क्रोध नहीं करता। वह जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, ज्यादा दुखी नहीं कर रहा है आपको। कभी कभी जैसे ही आप कुछ ऐसी चीजें खाते हो, जैसे आपने कभी अगर पित्त है लीन अवस्था में, तो आपने क्या किया, कभी कभी आपने स्पाइसी चीजें खाया, कोई ऐसी चीजें खाया, तो क्या करेगा, घी खाया, तो लीन अवस्था का पित्त क्या हो जाएगा, उसका एक साथी मिल जाएगा, उसको उठने का जगने का उसका एक अवसर मिलेगा, जगेगा और वो ग्रहणी जैसे दुर्जर रोगों को उत्पन्न करेगा। आ रहा समझ में आप लोगों को? अभी आप बताइए जरा, मैंने क्या क्या बोला, स्पर्श बाली जी आप बताइए। मैं फिर गुरुजी आपने कहा कि लीन अवस्था में जो जब साथ मिलता है, हम गलत खान पान करते हैं, तब दर्द या तंग करना शुरू करता है वो। हाँ, अदरवाइज नहीं करता। जब भी कभी ऐसे सामान्य सिम्टम्स को लेकर के आते हैं, बोलते हैं कि सर उसके बाद ऐसा होता है वैसा होता है, समझ लो दोष लीन अवस्था में है। पहले उसको ये हो गया, बुखार हो गया, अब आजकल बुखार ठीक हो गया, तो भी बुखार को क्रिएट करने वाला जो दोष है आज वो था मगर अब नहीं है। जब तक दोषों को हम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वह दोष उसको अगर हम बाहर नहीं निकाले तो क्या हो जाएगा, वो दोष जो है ना उस लेवल में नहीं, खत्म नहीं होगा। तो ज्वर तो आ गया लेकिन ज्वर का प्रॉपर चिकित्सा नहीं हुआ अगर, तो दोष, ज्वर को क्रिएट करने वाला दोष कहाँ जाएगा, छुप करके बैठ जाएगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, लीन अवस्था में। तो उसने पहले ज्वर किया, आज वो हो सकता है आपका आईबीएस कर दे। अब ज्वर को क्रिएट करने वाला जो दोष है वो आम अवस्था में है, तो उसके भी सिम्टम्स यहाँ पर आया हुआ है, हमने पहले चर्चा किया था। पेट में दर्द होना, शरीर में भारीपन होना, आंखों में भारीपन होना, आंखों से आंसू आना, तमाम ये सभी चीजें क्या है, कफ के अवस्था है, कफज आम है। गुरुदेव आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं? चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय नंबर 15, लीन अवस्था 70 सूत्र क्रमांक में थोड़ा सा लीन में इधर आ गया। आ रहा ठीक है, समझ में आया? तो इसकी चिकित्सा क्या करना चाहिए, आम अवस्था में दोष है तो पहले उसके आम को निराम करने के लिए दीपनीय द्रव्य से सिद्ध पेय आदियों का हमें वहां पर पेशेंट को देना होगा, है ना, यही लिखा है। दीपन जी। करना है, दीपन करने से अग्नि प्रवृत्त हो जाएगा, अग्नि प्रवृत्त होने से आम जो है निरम अवस्था में जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद विरेचन, विरेचन युक्त जो विरेचक जो द्रव्य है, अग्नि दीपन द्रव्यों से युक्त विरेचन औषधि का प्रयोग करके हमें विरेचन कराना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग ना एक चीज आप यहाँ नोट करो, अगर पेशेंट को लीन अवस्था लगता है, मतलब कोई सामान्य सा कोई समस्या है, उसको ऐसा होता है, बार बार होता रहता है, कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, कोई बहुत बड़ा पटाखा भी नहीं हो रहा है, मतलब कोई बहुत बड़ा ऐसा भी नहीं हो रहा है कि एकदम सीरियस कंडीशन भी नहीं है, छोटे छोटे, कभी सिर दर्द, कभी आंखों में दर्द, कभी नाक में, ऐसे कुछ कुछ चीजें हो रही है, और आपने एक दवाई दिया उससे काम नहीं चल रहा है, आपने कुछ दवाई दिया उससे सामान्य रूप से ठीक तो होता है लेकिन बाद में फिर जस का तस कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लेता है तो फिर जस का तस हो जाता है, फिर आपके पास आता है, तुरंत समझ लो लीन अवस्था में दोष है। अब क्या किया जाए, लीन को उत्कृष्ट करना है। लीन को उत्कृष्ट करने के लिए हमें, अगर वो आम अवस्था में है तो दीपन पाचन करना है,
दीपन पाचन करने के लिए बढ़िया है। एक दिन लंगन दे दो, दूसरे दिन से उसको आप मैंने तो देखा है कि सीतोपलादी चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, सौंठ का पानी, ये सारे दीपन पाचन करता है, अग्नि को प्रवर्धन करता है। सौंठ डाल करके पानी को उबाल लो। नहीं तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो पानी 4-5 लीटर पानी को उबालो, 3 लीटर तक पानी आ जाएगा, मिट्टी के घड़े में रखो, वही पानी दिन भर पीने को दे दो थोड़ा थोड़ा, औषधि के रूप में काम करता है। या जो भी युक्ति से आपको लगता है कि यह द्रव्य दीपन दीपन द्रव्य है, चित्रकादि मूल हो गया, चित्रक हो गया, चित्रकादि वटी हो गया, हिंगवाष्टक चूर्ण हो गया, लबड़ भास्कर हो गया, सीतोपलादी चूर्ण हो गया, सौंठ हो गया, पिपली हो गया, धनिया हो गया, है ना, धान्य धान्य पंच, ये हो गया, धान्य पंचक हो गया, सब के सब दीपन औषधि है। तो उसको आप किसी भी रूप में उसको दे करके आम से निराम कर दो। निराम होने का मतलब है शरीर में हल्कापन लग रहा है, पेट में दर्द नहीं हो रहा है, भूख भी लग रहा है, निराम हो गया। अब उसके बाद कल परसों भी मैंने बताया था, धीरे धीरे भूख को जगाना है, स्नेहपान कराना है। सुबह 4:30-5 बजे उठते ही गर्म पानी में कुछ घी डालना है। अगर उसको भूख नहीं लगता था, शरीर में कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, तो जो घृत है, सिद्ध घृत दे दो उसको। पंचतिक्त घृत हो गया, या पंचमूलाद्य घृत हो गया, या दशमूलाद्य घृत हो गया, या त्रिशणादि घृत हो गया, दशमूलादि घृत हो गया। बहुत सारे ऐसे घृत है जो दीपन कर्म करते हैं। लेकिन कौन सा घृत देना चाहिए जिसमें दीपनीय, अगर कुछ नहीं मिलता है तो गिलोय और सौंठ दोनों सिद्ध करके घी तैयार कर लो। इतना भी अगर झमेला लगता है तो गिलोय ले लो, सौंठ ले लो। अगर कफ है तो सौंठ, गिलोय, हल्दी, सौंठ, गिलोय, हल्दी तीनों डाल करके पानी उबालो। मैं बताता हूँ, 1 कप पानी, आप लोग नोट करो जरा, कफ है तो, है ना। 1 कप पानी, 1 चम्मच घी, आधा चम्मच सौंठ, आधा चम्मच गिलोय, चौथाई चम्मच हल्दी। इमरान जी ऑडियो को बंद करिए। इसको डाल करके उबालिए। पानी कम से कम 1 चम्मच, जितना घी है उतना पानी बचेगा, उसको छान लो। छान करके सुबह उसको पिला दो। सर और एक बार फिर से बता रहा हूँ, 1 कप पानी, 1 चम्मच घी, आधा चम्मच सौंठ, 1 चम्मच गिलोय, आधा चम्मच सौंठ, चौथाई चम्मच हल्दी। अब इसमें आप अपने उक्ति से कुछ भी डाल सकते हो, नागरमोथा डालो, या जो भी आपके पास उपलब्ध है। थोड़ा सा आप शुद्ध किया हुआ घी में फ्राई किया हुआ हींग भी आप डाल सकते हो, अपनी युक्ति से जो आपके पास है। कुछ नहीं मिलता तो जीरा ही डाल दो, और डाल करके इसको उबालो। उबलते 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 सिर्फ 1 चम्मच बचे, 1 डेढ़ 2 चम्मच बचेगा, छान लो, वो घी हो गया। अब ये घी आप उसको पीने को दे दो सुबह, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। इसको पीने के बाद कम से कम 3-4 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। बाद में सामान्य जो खिचड़ी बनाने की विधि परसों मैंने बताया था, उस विधि से आप दीपनीय वनस्पति पंचकोल चूर्ण हो या ऐसे कुछ, उसमें डाल करके आप उस पानी काढ़ा बना करके उस काढ़ा में डालो चावल, हलवा, खिचड़ी जैसा बना लो, उसको खाओ। या कुछ और भी, हिंगवाष्टक चूर्ण भी उसके पहले, खाना खाने से पहले हिंगवाष्टक चूर्ण, बाद में सीतोपलादी चूर्ण, शंखवटी आप आसपास में ले सकते हो। मतलब बहुत सारे दीपनीय, हमारे पास कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें। अपने युक्ति से करो। हमारा काम है अग्नि को दीपन करना, सुबह स्नान करना, और जो हम भोजन करते हैं वो भोजन भी दीपनीय गुणों से लबालब भरा हुआ होना चाहिए। पहले दिन 1 चम्मच घी डाला, दूसरे दिन 2 चम्मच डाल दो, तीसरे दिन 3 चम्मच डालो। पानी की मात्रा बढ़ाते जाओ। सौंठ, गिलोय, हल्दी की मात्रा भी अपने अनुपात से बढ़ाते जाओ। वर्धमान क्रम से घी को बढ़ाओ। पहले दिन 1 चम्मच, दूसरे दिन 2 चम्मच, तीसरे दिन 4 चम्मच, तीसरे दिन 6 चम्मच, 8 चम्मच। या जो हमने स्नेहन की विधि बताया था, पहले दिन अगर बलवान रोगी है तो पहले दिन 30 ml, दूसरे दिन 60 ml, तीसरे दिन 80 ml, फिर 120 ml, फिर 200 ml। ऐसा करके भी हम दे सकते अपनी युक्ति से, रोगी को देख करके। अगर रोगी के पास
वैसी कोई व्यवस्था नहीं है तो सामान्य देसी गाय का घी ले लो। उस घी को सुबह आप उसको पहले गरम करो, घी को गरम बढ़िया होने के बाद उसमें पानी डालो, थोड़ी देर तक उसको जब गर्म हो जाएगा पानी तो उसको निकाल करके उसको पिला दो। उसके 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद जीरा दे दो, जीरा फ्राई जीरा। जरूरत पड़ी तो पेट में दर्द अगर होती है तो देना है, अदरवाइज तो नहीं देना। तो ऐसा करके जो यह स्नेह है, स्नेह यानी जो हमने घी दिया, ये घी क्या करेगा, हम घी भी दे सकते हैं, कफ है तो तेल भी दे सकते हैं, बिल्कुल पित्त नहीं है, कफ है वात है तो तेल दे सकते, पित्त है तो घी दे सकते। इसके साथ साथ अगर आप बस्ती देते हो तो उसको बस्ती भी दे दो, लेकिन बस्ती हमें तभी देना है जब उसका आम अवस्था नहीं हो, शरीर में हल्कापन आया हुआ हो। ये सब चीज आपने दे दिया। अब क्या होगा, ये हमने जो दिया ये क्यों दिया, ये भी तो समझ में आनी चाहिए। तो दिया हमने इसीलिए क्योंकि जो लीन अवस्था में दोष है वह दोष लीन अवस्था में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो पहली बात है लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म का घी जा करके उसके साथ रल जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा अवधारणा, हमारा सोच जैसा होगा, हमारा शरीर भी वैसा ही हरकत करता है। ये तो पक्की बात है ना। जैसा खाओ अन्न वैसा लगे मन। जिस भावनाओं से हम भोजन करते हैं, किसी भोजन को अगर हम बहुत भला बुरा कहते हुए करते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन अंदर जाके उत्पात मचाएगा। उसी भोजन को बड़ी प्रेम से, बड़ी प्रसन्नता से भगवान का भोग है ऐसा समझ करके खाते हैं, तो वही अंदर जा करके पोषण करता है, अच्छा करता है। तो भावनाओं का संबंध मन से है, आत्मा से है, और इनका संबंध इंद्रियों से है। जब सब प्रसन्न हो जाता है तो अग्नि अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये बात है। तो घी जो है उस वह जो लीन दोष है वो स्नेह रूप में है। कौन से रूप में, चाहे कफज हो, पित्तज हो, वातज हो। वातज वेशक स्नेह रूप में नहीं है, वो तो रुक्ष है, शीत है। इस रूप में वायु लीन अवस्था में होता है, लेकिन कफ और पित्त तो स्निग्ध अवस्था में ही होता है, चिकना। इसलिए देखो ना, कोलेस्ट्रोल बढ़ गया जी, ये क्या है, लीन अवस्था का दोष है। बढ़ तो गया मगर शरीर को कुछ बोल नहीं रहा है अभी। कितना है जी कोलेस्ट्रोल, इतना है। शरीर को कोई पता नहीं है, शरीर बोलता है कि भाई सामान्य अवस्था में शरीर चल रहा है, मगर दिख तो रहा है। शरीर को कोई पता नहीं है, शरीर मस्त है। ये क्या है जो दिख रहा है, वह लीन अवस्था में है। क्योंकि हम एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्नोसिस कर रहे हैं, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। लीन अवस्था में अब उसको हम उत्कृष्ट करेंगे। वो जो कोलेस्ट्रॉल है, अब हमें क्या करना है, सुबह सुबह सही मात्रा में उसके अग्नि को पहले बढ़ाना है, दीपन करना है। उसके बाद फिर हम स्नेहन करेंगे। तो वह जो स्नेहन है उसके उस कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, उद्दीपन करेगा। उसके उस कोलेस्ट्रॉल को क्या करेगा, जागृत कराएगा, बढ़ाएगा। क्या होगा, उसको उभारना शुरू होगा। देखो सूत्र क्या बोलता है यहाँ पर, अनुत्कृष्ट और बहिर्गमनमुख न होने वाले ऐसे दोष जो उस आशय में बैठा है। सूत्र देखिए जरा, 75 लीनम पक्व सहिष्णुम वाप आमम श्राव्यम सदीपन। अनुत्कृष्ट है तो घी क्या कर देगा, चारों ओर से चिकनाहट पैदा करके उसको उत्कृष्ट कर देगा। अंतर्मुखी है यानी वो स्रोतों के अंदर गया हुआ है तो उसको क्या करेगा, बहिर्मुखी कर देगा। फिर से बता रहा हूं, वह दोष अनुत्कृष्ट था यानी कि उत्कृष्ट नहीं था। जैसे सर्प नहीं दिख रहा है, यह अनुत्कृष्ट हो गया, और दिखना उत्कृष्ट हो गया।
आ रहा समझ में? उत्कृष्ट यानी दिखाई देना, अनुत्कृष्ट यानी दिखाई नहीं देना, छुपना। तो दोष जब अनुत्कृष्ट अवस्था में होता है तो शरीर में वह उस दोष को हम लीन अवस्था, या दोष जब अंतर्मुखी होता है यानी स्रोतों के अंदर अनुत्कृष्ट अवस्था होता है तो लीन हो गया। लेकिन जैसे ही हम घी पिलाना शुरू करेंगे, वो भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, बाकी टाइम में नहीं, तो वो घी धीरे 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 अपने स्वभाव से, अपने कर्म से, अगर गाय का घी होगा तो अपने प्रभाव से उस दोष को उत्कृष्ट करेगा और वह बहिर्मुखी कर देगा। दोनों काम करेगा। बहिर्मुखी यानी वो धक्का देगा, अंतर्मुखी होने वाले उस दोष को क्या करेगा? बहिर्मुखी, उसके स्थान में घी आके बैठ जाएगा, ऐसा करके करके धक्का मारेगा। ये कहता है कि भैया तूने मेरे को अच्छा भला धक्का मारा यार, मैं कहाँ बैठूं? तो घी कहता है कि चल खिसक जा यहाँ से। अब घी का स्वभाव है उष्ण, मतलब फिसलने वाला, फिसलने वाला है, और उस लीन दोष का स्वभाव है चिपकने वाला। जब हम घी को उस लेवल में लेते हैं, अधिक मात्रा में हर रोज लेते हैं और दीपन भी कर रहे हैं, तो उसमें चिपकने वाला जो शक्ति है वो खत्म हो जाएगी और फिसलने वाली शक्ति घी के बदौलत उसमें मिलेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? सारा का सारा जो अनुत्कृष्ट दोष था वो उत्कृष्ट अवस्था में आ जाएगा और परिणाम स्वरूप उस स्थान से दोष बहना शुरू हो जाएगा। उस स्थान से, जैसे ग्रहणी माश्रितम दोषम, उस ग्रहणी में स्थित लीन अवस्था का जो दोष है वो वहां से उत्कृष्ट होकर के बहिर्मुख हो जाएगा, यानी वो वहां से हिलना डुलना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे पेशेंट को कुछ न कुछ सिम्टम्स वैसे दिखना शुरू होगा। उत्कृष्ट हो गया जी दोष सब, लेकिन वो दिक्कत नहीं करता, इसीलिए क्योंकि वह घी से रला हुआ है। नहीं तो उत्कृष्ट होने पर तो बुखार आना चाहिए था, है ना? जैसे मान लो स्टमक में दोष लीन अवस्था में था और मैंने उसको उत्कृष्ट किया। स्टमक में कफ लीन अवस्था में था और स्टमक में कफ अगर उत्कृष्ट अवस्था में हो तो क्या हो जाएगा? वो बुखार को क्रिएट करेगा। लेकिन अगर मैं स्नेहपान करूंगा तो लीन अवस्था का वो बुखार को क्रिएट करने में सामर्थ्यवान जो लीन अवस्था का दोष है वो क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट अवस्था में होकर के बहिर्मुख होना शुरू हो जाएगा। अब बहिर्मुख होना, उत्कृष्ट होना, तो बुखार जैसे अवस्थाओं को उत्पन्न करना है। खांसी, बुखार, नजला, कफ, यही सारे काम करता है। लेकिन चूंकि वह मेडिकेटेड घी के साथ या तेल के साथ रला हुआ है, मिला हुआ है, तो उसको उस तरह के एक्टिविटीज को करने नहीं देगा। एक आदमी कहीं अंधेरे कुएं में फंसा हुआ था, कहीं गिर गया था, चारों ओर बहुत सारे सर्प, बहुत सारे जंगली जानवर, छोटे छोटे सर्प थे, जहरीले। अब वो बेचारा बैठा हुआ है, अंधेरा है, दिखाई तो नहीं देता, रास्ते में चलते थे तो किसी ने डस लिया, तो उसी जगह बैठा हुआ है। उतने में एक बंदा आया टॉर्च लाइट लेकर के और कहता है कि चल भाई। अगला कहता है ऐसे कैसे चल, रास्ते में जाते ही सर्प ने डस लिया तो। अगला कहता है डरता क्यों है भाई, मेरे पास तो टॉर्च लाइट है, प्रकाश है, दिखाई देगा ना हमें, आसानी से हम बाहर जाएंगे। तो देखो, जो पहले चुपक के दुपक के बैठा, डर के मारे जो बैठा हुआ था, लेकिन अब जैसे प्रकाश का सहारा मिलेगा तो धीरे धीरे चलते हुए आगे जाएगा। इसी तरह से अनुत्कृष्ट जो दोष है वो दुपक के बैठा हुआ था, जैसे ही प्रकाश स्वरूप घी वहां सामने पहुंचेगा, फिसलाहट उसमें होगी, चिकनाहट उसमें होगी, तो उस घी के बहाव के साथ साथ वो भी बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है? वमन विरेचन बस्ती। अगर वातज है तो वस्ती, कफज है तो वमन, पित्तज है तो विरेचन। आ रहा समझ में? तो लीन अवस्था के दोष में हमारा चिकित्सा क्या है? सबसे पहले स्नेहपान है। अब आपके पास कभी भी इस तरह के पेशेंट आएगा, कुल मिलाकर के जब भी कभी कोई पेशेंट आता है, तो मैंने अभी 3-4 दिन से मैं इस चीज के ऊपर में काम कर रहा था,
मैं विचार कर रहा था। तो हमें तो लीन अवस्था ही ज्यादातर सोचना चाहिए, क्योंकि बड़े कंडीशन में तो एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही लोग जाते हैं। हमारे पास तो लीन अवस्था में ही रोगी आएगा। हाँ जी, क्या हो गया था पहले? अरे क्या बताए सर, पहले तो बहुत ज्यादा डायरिया होता था, लूज मोशन, बहुत ज्यादा लूज मोशन, बड़े तंग हो गया सर। फिर मैं हॉस्पिटल में गया, इतने दिन तक एडमिट हुई, मुझे फिर ये किया वो किया, क्या किया, ऐसा किया वैसा किया। अभी कैसे हो? ठीक है। अभी दिक्कत होती है? नहीं सर ऐसा है ना, वैसे दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब भी कभी मैं मूंगफली खाऊं तो दिक्कत बढ़ती है। क्या समझ में आया? मूंगफली का स्वरूप कैसा है? रुक्ष है। क्या समझ में आया? वायु होगा उसके। इस समस्या लीन अवस्था में कौन सा दोष है? वायु। लीन अवस्था के, इस अवस्था को ना कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसको समझना और लीन दोष कह करके ट्रीटमेंट देना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बार बार परीक्षा करना पड़ेगा रोगी से। रोगी को कहना होगा कि भैया ऐसा चिकित्सा तो हम कर देंगे, लेकिन बार बार परीक्षा होगी और उसमें आपको पास होना है। फिर कैसे परीक्षा होगा? एक दिन काली मिर्च उसको खिला के दे दो, उसको कहो कि भैया सुबह 1 चम्मच काली मिर्च या आधा चम्मच या चौथाई चम्मच काली मिर्च खाओ। अगर लीन अवस्था में पित्त होगा तो काली मिर्च खाते ही क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगी। एक दिन कोई ऐसे ड्राई चीजें रात में जगाओ, कोई ड्राई चीजें खाने को दे दो। अगर वायु होगा लीन अवस्था में तो क्या हो जाएगा? लीन अवस्था में दुपक के चुपक के बैठा हुआ, रुक्ष गुण शीत गुण प्रदान कोई ऐसी एक्टिविटीज होते ही जग जाएगा। वाह मजा आ गया महाराज, मेरा दोस्त मिल गया, चलो मेरा भोजन मिल गया। तंग करेगा उस पेशेंट को, दिक्कतें होगी। एक दिन आप उसको खूब दूध पिलाओ, खीर पिलाओ, दूध पिलाओ, दिन में सोने के लिए बोलो। अगर उसके समस्या उसके बाद बढ़ता है, समझ लो लीन अवस्था में कौन है? कफ है। उसके बाद कंटिन्यूसली आप धीरे धीरे उसका एग्जामिनेशन आप बढ़ाते जाओ। समझ में भी आ रहा है कि ये चीजें हैं, एग्जामिनेशन और करो। अच्छा पता चला कफ है, काली मिर्च दिया इसको, ये है। फिर दूसरे दिन कुछ और चीजें दे दो। अब काली मिर्च का स्वभाव कैसा है? रुक्ष उष्ण है। काली मिर्च दिया, दिक्कत बढ़ गई, रुक्ष उष्ण है। नोट करो, रुक्ष और उष्ण। दूसरे दिन कुछ और दे दो। क्या दे दो? पिप्पली दे दो। कैसा है? स्निग्ध उष्ण है। पिप्पली देने से कितना प्रतिशत उसको समस्या हुआ? काली मिर्च खाने से कितना? पिप्पली लेने से कोई दिक्कत इतनी नहीं बढ़ी जितना काली मिर्च। इसका मतलब है कि इसके शरीर में जो लीन है उसमें कहीं ना कहीं वायु भी है, क्योंकि काली मिर्च में वो दोनों गुण है, एक तो वायु को रुक्षता से बढ़ रहा है, एक उष्णता से पित्त को बढ़ा रहा है। तो यहां से आप लोगों को आ रहा मेरी बात समझ में? हेतु को खिलाते जाओ, कराते जाओ, और शरीर जो नाटक करता है, जो नाचता है, हम कहते हैं ना कि नचाने वाला रोग और नाचने वाला हम। तो वैद्य नचाने वाला है, नाचने वाला रोगी नहीं, दोष है। अब यहाँ देखो कैसे मदारी की तरह वो दोष एक वैद्य के हाथों के हाथ का वो बन गया, बंदर की तरह वो नाचता है। कभी काला मिर्च दे दे तो ये, कभी पिपली दे दे तो ये। वाह महाराज कैसे छुप के बैठे हो, चलो अब आपको हम निकालेंगे। तो चिकित्सा कैसे करना है? अगर काली मिर्च देने से या वैसा ही रुक्ष उष्ण गुण प्रदान किसी चीज को देने से वो उभर जाता है, तो वात पित्त समझ करके उसको स्नेह में कुछ उस तरह की चीजें दे दो जो स्नेह वात पित्त को समन करता होगा, और उसका आहार विहार भी वैसे ही रखो। वात पित्त के विपरीत क्या क्या चीजें हो सकता है हम सारे चिकित्सा में पढ़ेंगे। ये लीन दोष का बड़ा माजरा समझना चाहिए। और अगर आप इसके ऊपर 4-5 दिन लगा करके मनन करते हो इस वीडियो के साथ, ये आज का वीडियो भगवान करे ये रिकॉर्ड हो जाए प्रॉपर तरीका से, ठीक है? शायद लगाया हुआ हूं तो हो ही जा कल तो, कई महीनों के बाद कल बिगड़ा हुआ है तो रोज थोड़ी बिगड़ेगा। तो आ रहा है समझ में आप लोगों को? लगभग गुरुजी सभी रोगी लीनी अवस्था में आते हैं। अब लीन अवस्था को कैसे पहचानना है? सबसे पहले तो हमें ना अपने मेडिसिन को देने की जल्दीबाजी नहीं करना है। हमें सबसे पहले ये देखना है कि लीन अवस्था में कौन सा है दोष है। कफ पित्त वात कौन से गुण वाला है? गुण का भी तो बड़ा महत्व है भाई। अगर कफ है तो कफ का अपना गुण है, शीत है, स्निग्ध है, मधुर है, गुरु है।
तब तो यहीं से गुण पता हो जाने के बाद उसकी विपरीत चिकित्सा गुण अपने पता आप करने का आसान तरीका है, कुछ कुछ चीजें रखो भाई, कफ के ये गुण को ये चीजें बढ़ाता है, पित्त के इस गुण को ये चीजें बढ़ाता है, वायु के ये गुण को ये चीजें बढ़ाता है। एक दिन इसको खिला के देखो, उसको कहो कि भैया ये नाटक चल रहा है, तुम्हारे अंदर जो दोष है उसको बाहर निकालने का सारा डमरू बजा रहे हम, और देखो कैसे नाचता हुआ दोष बाहर निकलता है। एक दिन ये दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 दिन 3 दिन तक देते रहो। हालांकि इसमें जो रोगी है उसमें अच्छा सब्र होना चाहिए। रोगी को कहो कि भैया ऐसा इतने सालों से तंग थे, आसानी से एक झटके में सारा निकल जाएगा, लेकिन हमें परीक्षा करने दो कि अंदर जो है वो क्या है। तो ये इस तरह से अगर हम सोचते हैं, अपना सोच को कंप्लीटली ठीक करो। अक्सर क्या होता है ना, देखो प्रकृति का प्रभाव, समाज का प्रभाव, परिस्थितियां, एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट का उसकी जो बातें हमारे दिमाग में ना कैंसर की तरह घर कर चुका है। क्या हो गया? डायबिटीज हो गया, और हम डायबिटीज में अपना दवाई ढूंढते हैं, डायबिटीज है, अच्छा चलो डायबिटीज का दवाई। तो ये ना हमारे अंदर एक कैंसर की तरह है, हर वैद्यों को ये खा रहा है। हर वैद्यों को इस तरह की बातें, आयुर्वेद का प्रदान इस तरह के जो चिकित्सा उपक्रम है उससे दूर रखता है। क्या हो गया है? डायबिटीज हो गया है, और हम डायबिटीज को प्रमेह में कोरिलेट करते हैं। अब प्रमेह का सिम्टम्स को हम दिमाग में भी नहीं रखते कि उसका क्या पूर्व रूप है, उसके हेतु क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है। ना तो उसके पूर्व रूप दिख रहा है पेशे में, ना उसके लक्षण दिख रहा, ना उसका हेतु दिख रहा है। वो ना तो दिन में सोता है, दिन भर काम करता रहता है, ना तो वो मांस मछली खाता है, ना तो वो कोई गुरु अन्नपान करता है, कुछ भी नहीं करता है। प्रमेय में बताया हुआ कोई भी हेतु के संपर्क में है ही नहीं। बड़ा अच्छा दिनचर्या रखता है, मेडिटेशन करता है, नमस्कार, सूर्य नमस्कार करता है, ये करता है, वो करता है, फिर भी उसको डायबिटीज डिक्लेयर हो रहा है। और आप उसको हो कि कोई करेले के जूस दे रहे हो, तो कभी कुछ जामुन दे रहे हो, अंधाधुंधा यूं ही। दिक्कत किस में है? दिक्कत हमारी सोच में है। हम एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू को आयुर्वेद के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। तो आज का हमारा प्रसंग है कि लीन अवस्था के दोष हैं, उस दोष को कैसे पहचानना है, लीन अवस्था क्या है, कफ पित्त वात किस स्वरूप में हो सकता है, उसको उसकी चिकित्सा क्या है, उसको कैसे उभारना है, उसकी पहचान क्या है। बेसिकली लीन अवस्था को पहचानने का कोई रूल आयुर्वेद में नहीं बताया है, क्योंकि वो तो दुबका हुआ है जी, छुपा हुआ है। आप जिस घर में रह रहे हो उसके नीचे एक बिल है और वहां 10-12 सर्प है, आपने कभी देखा ही नहीं, उस बिल को नहीं देखा, कैसे पहचानोगे? जब तक अंदाज ना हो, जब तक ये आपको भनक ना लगे, तब तक तो आप तो बेफिक्र हो। कभी उधर से मेढक का आवाज आता है, कभी उधर से आता है, आपको तो पता ही नहीं कि अंदर क्या चल रहा है। वो सर्प मेढक खाता, बेचारा मेढक चीखता है वहां से, और आप किधर क्या ये, आपके दिमाग में तो है ही नहीं कि ऐसा बिल है और वहां बहुत सारे सर्प है। इसीलिए लीन अवस्था के दोष की पहचान करने का कोई भी प्रामाणिक विधि नहीं है, सीधी सी बात है ही नहीं। तो विधि क्या है? विधि यही है कि थोड़ा सा पेशेंट को बोलना होगा कि भाई ऐसा है कि हम इसको निकालेंगे, बस हमें हेल्प करो, इस तरह से हम करेंगे, ये आज चीजें देंगे, इसको आप ले लो, दिक्कत बढ़ती है तो फिर हम देखेंगे क्या है। फिर वहां से गुणों की पहचान होगी, वहां से दोषों की पहचान होगी, फिर तो चिकित्सा आसान है। फिर स्नेहपान करना है, स्नेहपान में उसी गुण और दोष से विपरीत स्नेह देना है। फिर बाद में पित्त है तो विरेचन। और देखो दीपनीय द्रव्य से युक्त, जैसे हरड़ हो गया, गोमूत्र हरित की, दीपनीय गोमूत्र हरित की, तो लीन अवस्था में स्नेहपान करा करके एक विरेचन दे दो और बाद में गोमूत्र हरित की उसको देना शुरू करो। व्याघ्री हरित की, सर हरड़ और हरित की एक ही चीज होती एक ही है? चीज है।
तो जो हरण है ये वो दीपनीय है, अनुलोमन है। देखो सूत्र क्या बोलता है, अनुलोमन करना है। अनुलोमन का मतलब नीचे की ओर ले आना है, उसको मल द्वार से बाहर निकालना है, शाखाओं से कोष्ठ में ले आना है, कोष्ठ से बाहर निकालना है। तो हरण गोमूत्र हरित की तो दोनों ही काम करता है, अनुलोमन करता है और विरेचन करता है। बन गई बात, शाखा से कोष्ठ, कोष्ठ से बाहर। तो पहले स्नेहपान करके, क्योंकि कच्चे अवस्था में नहीं, लीन अवस्था में तो निकलेगा नहीं, उसको धीरे धीरे पिघालना है, धीरे धीरे उसको करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोग विचार करो। जो हरित परसों हम की लोगों ने और जिक्र किया था। हाँ जी, अब किसी का कोई इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताइए। सर पूछ सकते हैं? हाँ जी, इसमें गुरुजी सर सवाल कर सकते हैं आप? हाँ करिए करिए करिए, अभी इस टॉपिक के ऊपर करिए। अब हम टॉपिक को चेंज कर रहे हैं। हाँ जी, जो किसी चीज को पता सर जो करने के लिए ये एक सेकंड मनीष जी आप बताइए। जो हरित की आपने हरड़ बोली सर, ये जो क्या नाम है, काली सी पतली सी होती है ना, सूखी हुई, तो इसका पाउडर के फॉर्म में लेके चुटकी, जैसे आपने कल बताया था कि चुटकी अगर पित्त होता है तो चुटकी की तरह लो शहद के साथ, अगर कफ होता है तो उसको एक बार में लो, और पित्त होता है तो उसको धीरे, सॉरी वात होता है तो उसको धीरे धीरे लो। तो ये तरीका ठीक है सर? सही है। और एक चीज, आपने जो ये 4 से 5 लीटर पानी उत्कृष्ट करने के लिए बताया, दीपन और पाचन, 4 से 5 लीटर पानी उबाल कर देने से सर, सुबह देने से, ये तरीका एक बार बताएंगे सर, क्या हाँ, ये तरीका है ये? जैसे है ना, 3 4 5 लीटर जो भी पानी है उसको आप उबाल लो। उबाल करके वो पानी को आप 3 लीटर 2 लीटर जितना कम करोगे, उस पानी के अंदर व्याधि को नाश करने वाले उस तरह के गुण उसमें पाए जाते हैं। तो वो दवाई के रूप में हम रोगी को दे सकते हैं तो उसको। सर ये वात पित्त कफ के अकॉर्डिंगली पानी करेंगे, या कोई सा भी हम मतलब वात पित्त के कोई भी अकॉर्डिंग? जोर अवस्था में हो, अपच अवस्था में हो, आम अवस्था में हो, शरीर टॉक्सिन है शरीर में, कुछ भी है तो वो पानी वो अच्छा काम करता है। विशेष करके और ज्वर सर, का तो सबसे बड़ा दवाई बताया गया इस पानी को। और मतलब सर 4 से 5 लीटर पानी को हम 2 से 3 लीटर पहुंचा देंगे उबाल कर, हाँ, और फिर उसमें घी डालकर उसको पी सकते नहीं हैं, नहीं, राइट? उसमें घी नहीं डालना है, वो पानी अच्छा, वैसे घी पीना नहीं है। डालना? उसमें ठीक है, वैसे ठीक। वो पानी दिन भर 2 2 चम्मच 3 3 चम्मच वैसे ही पीना है। सुबह सुबह पीना हो अगर तो घी डाल के पीना है सुबह। उसी पानी को या नॉर्मल पानी गर्म करके ले उसी सकते पानी हैं को घी पी के? लो, नॉर्मल पानी को भी गर्म करके ले सकते हैं, उसी पानी में भी घी डाल करके ले सकते हो। मनीष जी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप चरक संहिता बुक लेके आइए, फर्स्ट अध्याय से ही हर रोज सुबह और शाम 1 1 घंटा आप उसको स्टडी करिए। सर मैं कर रहा हूँ धीरे सर, धीरे वो करिए। एक एक हाँ स्टडी कर रहा हूँ, एक एक चैप्टर रोज। हाँ, एक एक चैप्टर रोज उसको पढ़िए। सुबह एक चैप्टर, सुबह भी पढ़िए उसको, और रात को भी उसी चैप्टर को पढ़िए, दिन में एक चैप्टर। हाँ, अब सुनील जी आप बताइए क्या कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि जैसे दोष को पता करने के लिए उस दो दवा उसको दी जाएगी, जैसे काली मिर्च या पीपली या कुछ दिया गया, तो इसको शहद से देंगे या चूर्ण में उसको कुछ नहीं, गर्म कर। सिंपल से दे दो ना, हमें तो उत्कृष्ट ही करना है, हमें तो उसकी पहचान करनी है। काली मिर्च आधा चम्मच वैसे ही दे दो। ये दवाई नहीं ना, पानी ये दवाई के रूप में काम नहीं करेगा, ये तो अंदर जाके दोषों को उभारेगा, हमें नहीं बताएगा। नहीं, वही पता करने के लिए कि नहीं नहीं, उसको शहद के विचार साथ करना। नहीं देना, सीधा ही काली मिर्च दे दो। शहद के साथ भी दे दो, लेकिन घी के साथ ना देना। पहले पहले शहद के साथ दे दो, क्योंकि शहद में भी रुक्षता है ना। तो आप पहले दिन वैसे ही दे दो, दूसरे दिन शहद के साथ दे दो। हमें तो परीक्षण करना है, तो कहाँ पर क्या दिखता है वो समझ में आनी चाहिए ना। हम्म। काली गुरुजी मिर्च, सॉरी, हाँ जी, गुरुजी, स्नेहन, दीपन, लंघन, विरेचन, इसका क्रम ठीक से बताइए ना प्लीज फिर से। देखो सबसे पहले लंघन करना है, जी। उसके बाद दीपन करना अच्छा। है, फिर उसके जी बाद स्नेहन करना है। जी। अगर आम अवस्था में है शरीर तो पहले लंघन, फिर दीपन, फिर पाचन। अच्छा। अब ये क्रमशः कितने दिन में लंघन करना है, तो इसका कोई नियम नहीं है। जब तक लंघन, लंघन का मतलब है शरीर में लघुता आ जाना, स्टमक खाली हो गया,
शरीर हल्कापन आ गया, लंघन हो गया। अब लंघन 3 घंटे में भी हो सकता है, 3 दिन में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ जी इतने दिन में ये करो। दीपन, अब दीपन 2 घंटे में भी हो सकता है, 2 दिन भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकता है। दीपन का मतलब है भूख को जगाना, भूख लगना, बढ़िया। अब इसमें कौन सा युक्ति अपनाया जाए वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। फिर आ गया पाचन। दीपन का मतलब अग्नि को जगाना, पाचन का मतलब है जो अंदर की चीजें हैं उसको डाइजेस्ट करना। पाचन का मतलब जो है शरीर के अंदर उसको डाइजेस्ट करना। दीपन का मतलब अग्नि को जगाना, पाचन का मतलब डाइजेस्ट करना। पाचन होते ही जो मल है, जो दोष है, वो शिथिल हो जाता है। पाचन होते ही शिथिल होता है। जब वो शिथिल होगा, अब उसको बाहर निकालने के लिए अब दूसरा उपक्रम शुरू होगा जहां पर हम स्नेहन करेंगे। पहले उपक्रम में लंघन, दीपन, पाचन, दूसरे उपक्रम में स्नेहन, अभ्यंग और स्वेदन, यानी तेल घी आदि देना है, मसाज करना है, स्टीम देना है, ये दूसरा उपक्रम। तीसरे उपक्रम में प्रधान कर्म होता है जहां बमन, विरेचन जो भी आपने देना है। अच्छा, तो ये 3 उपक्रम इसमें होंगे, ठीक है। पूर्व कर्म के भी 2 उपक्रम है। एक तो है क्या है, पहले लंघन, आवश्यकता अनुसार, लंघन की जरूरत ही नहीं है। जैसे कोई दुर्बल व्यक्ति है, कमजोर है, लंघन नहीं। दुर्बल व्यक्ति है, भूख नहीं लगती, ज्यादा तो नहीं खाता लेकिन भूख नहीं लगती, तो लंघन नहीं करना है, उसको दीपन करने वाले कुछ दवाई दे दो। कमजोर दुर्बल व्यक्ति को विरेचन करने वाली दवाइयां नहीं देना है। सामान्य रूप से विरेचन करने के लिए कोई दवाई नहीं देना है, उसको उत्कृष्ट करके दुर्बल व्यक्ति को वस्ती ही देना है। दोषों को उत्कृष्ट करे और बाहर निकाले, ऐसे वस्ती अगर हम देंगे तो दुर्बल व्यक्ति के लिए सही रहता है जी। वमन उसी को देना है जो काली मिर्च पित्त को उत्कृष्ट करता है क्या? हाँ, काली मिर्च गुरुजी, क्या बोले? काली मिर्च पित्त को बढ़ाता है क्या बोलते? हाँ, काली मिर्च पित्त को बढ़ाता है। और गुरुजी ये हिंगवाष्टक चूर्ण और शोंठी पानी जो है ये किसकी अवस्था में दीपन पाचन करेगा? मतलब ये कफज में करेगा। लीन अवस्था के ऊपर आप लोग भी स्टडी करिए। इधर उधर अगर कहीं बुक में, गूगल में देखो, लीन अवस्था लिखो गूगल में, यूट्यूब में देखो, इधर उधर देखो। कोई खड़िया पलटन वाले उसके आर्टिकल नहीं पढ़ना है, कोई अच्छा सा बात लगता है आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हो, हमारे क्लास आप अटेंड कर रहे हो। हालांकि मैं भी इतना बड़ा विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतना है कि कुछ सामान्य नॉलेज शायद रखता हूँ। तो ये है कि जो प्रॉपर तरीका से सिद्धांत की बात करता है, ऐसे व्यक्ति अगर कोई लेक्चर करता है तो उसको सुनना है। जो व्यक्ति सिर्फ ट्रीटमेंट की बात करता है, सिर्फ नुस्खे की बात करता है, सिर्फ लेने देने की बात करता है, हाँ जी ये हो गया तो ये खाओ। जो व्यक्ति किसी डिजीज को एलोपैथ की ओर भी लेकर के जाता है, हाँ जी ये इसका मतलब ये ऐसा करता है, तो उसका भी सुनोगे अच्छी बात है, लेकिन उसमें फिर आप बहुत खतरनाक कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्योंकि सर इसमें बीएचयू के लेक्चर्स अच्छे हैं सर। किसके? बीएचयू वाराणसी के लेक्चर्स ऑनलाइन हैं और वो मतलब इस चीज पे डालते रहते हैं। अच्छा, तो मैंने देखी है, वो अच्छे है सर उसके। अच्छा, नहीं मेरे को पता नहीं है, मुझे भेजिए उसका लिंक, देखता हूँ मैं भी। तो मतलब कुल मिला करके जो सिद्धांत की बात करके आपको रोगों की पहचान कराए और उसकी चिकित्सा सैद्धांतिक तरीका से बताए, तो ऐसे ही लेक्चर आपने सुनना है। आज समझ में नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा। अगर आपके अंदर आयुर्वेद सीखने की इच्छा होगी तो एक दिन आपको बहुत जल्दी एक दिन आपको समझ में आएगा। जिस दिन समझ में आएगा उसी दिन आप डॉक्टर बन गए। कि एक बार ये रूट समझने के बाद फिर आयुर्वेद जैसी कोई बड़ी चीज है ही। फिर उसमें फार्मूला आप खुद बना सकते हो। हाँ जी गुरुजी, आपने एक कप पानी में डाल के वो घी, सौंठ और हल्दी वाला बोला था ना? हाँ, फिर वो घी की मात्रा बढ़ानी है। हाँ। अच्छा विनोद जी, ये बताइए आपके फादर का कैसा है अभी तबीयत, डायबिटीज कैसा है?
हाँ, अभी ठीक है, तो लेवल आप में रहता है अभी, हाँ कम हुआ है। हाँ तो मैं आपको बताऊं कि इनके फादर साहब को मैंने देखा नहीं है, तो वैसे बात सुन करके मुझे थोड़ा लगा, कुछ मेडिसिन यहाँ से डायबिटीज के लिए दिया था। तो विनोद जी आपको भी दिया था कुछ दवाई, है ना? हेलो विनोद जी, चलिए हाँ ठीक। हाँ गुरुजी। आप ले रहे हो अपनी दवाई? हाँ ले रहे हैं, पर अभी तो अच्छा है ऐसे तो, हाँ धीरे धीरे अच्छा तो हो रहा है। ठीक है। अब ये देखो, अभी देखो लीन अवस्था के दोषों को समझ लो कि क्या चीज है। अलग अलग चीजें खा करके उत्कृष्ट करने के प्रयास करो। कौन सा चीज खाने से दिक्कत हो रही है उसको देखो, कौन सा हेतु है उसको देखो, फिर अपना एनालिसिस खुद करो। ठीक है? किसी अरे भी गुरु, व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को कोई और डॉक्टर एनालाइज नहीं कर सकता जितना हम खुद कर सकते, लेकिन उसका रूट जो है वो यही है। एनालिसिस करने गुरुदेव का, रोगों की पहचान करने का ये तरीका है, उस तरीका से करिए। हाँ जी इमरान जी। तरीका आपका बेस्ट है गुरुदेव। जैसे कि हमको जो है एसिड बनता है हल्का सा, और जरा सा हम समोसा वगैरह खा लें तुरंत एसिड बढ़ जाता है, फिर वैसे नहीं बढ़ता। हाँ आप देखो जरा, समोसा में कौन सा गुण है? तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण गुण है। समोसा जो है ना, तीक्ष्ण गुण से पहचानी जाती है। अब आप ये देखो कि तीक्ष्ण गुण जो है पित्त में होता है। अब आप ये देखो कि तीक्ष्ण गुण वाला कोई और भी चीजें लेकर के देखो। हाँ, विदग्ध अजीर्ण है क्या? सोनू जी ने बिल्कुल कहा। अब उसी चीज को लेकर के बाकी आप अंदर के अंदर घुसे चले जाओ। कोई ऐसी चीजें खाओ जो तीखा गुण वाला हो। अब उस तीक्ष्ण गुण से, जैसे बहुत ज्यादा क्रोध आना, इमरान जी ऐसा होता है क्या? जी गुरुदेव। हाँ। अब देखो तीक्ष्ण गुण वाले लक्षण देखो, उसके हेतु देखो और क्या क्या हेतु है, और उसके तीक्ष्ण गुण को बढ़ाने वाले और भी चीजें ले लो। जैसे काली मिर्च भी तीक्ष्ण गुण वाला है। काली मिर्च अरे का तो भी। की थी हमने, बहुत हाँ जलन हुई थी रात में सवेरे मॉर्निंग में। कैसे? अ, काली मिर्च खाई थी तो तुम मॉर्निंग में एकदम, मॉर्निंग में मोशन के टाइम बहुत जोर साउंड हुआ था। हाँ हाँ, इसका मतलब आपका पित्त लीन अवस्था में है और तीक्ष्ण गुण प्रधान है। देखो पता चल गया यहीं से। हाँ, क्यों नहीं बनता अम्ल पित्त मधुरस से? देखो अम्ल पित्त, रक्त पित्त, ये सारे लीन अवस्था में ही। जैसे अम्ल पित्त के है तो है, देखो अभी इमरान जी का तीक्ष्ण गुण पता चल गया, तीक्ष्ण गुण पित्त का है। अब चिकित्सा तीक्ष्ण का विपरीत क्या है? तीक्ष्ण का विपरीत क्या है? मंद है, स्निग्ध है। तो अब देखो ऐसा कुछ चीजें खाना है आपने जो मंद गुण प्रदान है, लेकिन अभी पित्त लीन अवस्था में है, तो उसको उत्कृष्ट करना है। और धीरे धीरे उसको, अब यहाँ पर आप हरड़ और गोमूत्र भी नहीं ले सकते, क्योंकि गोमूत्र तीक्ष्ण गुण है, हरड़ भी तीक्ष्ण ही है, कषाय रस प्रदान। तो यहाँ आपको अमलतास लेना होगा। हाँ, कफ को बढ़ाने वाली अमलतास जो है, अमलतास आपके लिए सही रहेगा। मुनक्का अमलतास, ये आप ले लो। कुटकी भी नहीं ले सकते क्योंकि वो अभी तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण का मतलब जो जीभ में लगाने से चरपरा सा लगे, वो भी सारे तीक्ष्ण गुण वाला है। तो कुटकी भी आप ले नहीं सकते। और सबसे बढ़िया रहेगा आपका मुनक्का और अमलतास और देसी गाय का घी, इन तीनों को अच्छी तरह से कूट लो। और कूट करके बेर के जितना, हाँ शतावरी हो गया, अमलतास हो गया, प्रवाल, ये प्रवाल पिष्टी वगैरह अभी नहीं लेना है। पहले लीन अवस्था को बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालने के बाद फिर देखो समोसा खा करके दिक्कत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। बढ़ती दिक्कत, इसका मतलब है कि वो लीन अवस्था में अभी भी पड़ा हुआ है, आपका शोधन नहीं हुआ है। जिस दिन वो समोसा खाने से दिक्कत नहीं बढ़ती, तब समझ लो कि ये हमारा मामला अब जो लीन है निकल गया है बाहर। उसके बाद फिर ये प्रवाल पिष्टी हो गया, ये सारी चीजें फिर खाना है। पहले प्रवाल पिष्टी खा के कोई फायदा नहीं है, फिर बात वही है, एलोपैथिक दवाई खाना, प्रवाल पिष्टी खाना, इस अवस्था में वैसे ही है। इमरान जी आए समझ में? सर ये प्रभाविष्ट क्या है, एक बार रिपीट करेंगे इसको? प्रवाल पिष्टी कोई आयुर्वेदिक दवाई है। तो ये इसकी चिकित्सा का परफेक्ट तरीका है। पहले लीन अवस्था को बाहर निकालना है। बाहर निकला है कि नहीं निकला, सीधी सी बात है। उसके
समोसा खा करके देख लो, अगर लीन अवस्था में होगा तो समोसा खाने से दिक्कत बढ़ जाएगी, नहीं होगा तो नहीं होगा दिक्कत। जब तक समोसा खाने से दिक्कत होती है तब तक ये प्रक्रिया चलाते रहो, और ये प्रक्रिया चलते हुए आपको जीवन में आपको कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। साला लीन अवस्था का पित्ता कभी तो निकलेगा बाहर, निकालने का प्रयास करो, रोज स्नेहन करो, स्वेदन करो, उस विधि से, है ना, स्नेहन, शरीर स्नेहित हो जाए तो करो। फिर उसके बाद विरेचन करो, लघु विरेचन करो, मृदु विरेचन करो, तीक्ष्ण विरेचन भी करो अवस्था देख करके। फिर उसके बाद स्नेहन करो, स्नेहन करो, क्योंकि स्नेहन से दोष जो है उत्क्लेशित हो जाता है, तो पक्की बात है। फिर उसके बाद पंचकर्म के कुछ कुछ चीजें करो, फिर इधर आकर के समोसा खाओ। एक देखो साला समोसा खाने से दिक्कत बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? दिक्कत बढ़ती है तो अच्छा, तेरी ऐसी तैसी, अब मैं फिर तुझे दिखाता हूँ। अरे सीधी सी बात है इमरान जी, आपका तो निकल गया, सारा एनालिसिस हो गया, तराजू के दोनों साइड मिल गया, एक तरफ से समोसा एक तरफ से दवाई। बनी कि नहीं बनी सोनू जी? हाँ सुनील जी बताइए क्या कह रहे हो? ये कह रहे हैं सर, हाँ हम लोग दैनिक खाने में तमाम अनाजों का प्रयोग करते हैं, हम्म। सब्जियों का प्रयोग करते हैं, तो अगर इनके गुण धर्म पता चल जाए तो काफी चीजें तो यहीं से ठीक की जा हाँ हाँ, गुण सकती हैं। धर्म द्रव्य गुण विज्ञान पढ़ने से पता चल जाएगा। गुरुजी इसमें पूरा नहीं है, हाँ है ही नहीं है। क्या नहीं है? यही सब अनाजों के बारे में तो लिखा ही नहीं है। आप भाव प्रकाश निघंटु लेके आइए ना, भाव प्रकाश निघंटु। अब संस्कृत में है, नहीं तो मैं आप लोगों को एक ई निघंटु के करके गूगल में सर्च करिए, ई निघंटु। संस्कृत में होगा तो बहुत समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, अब मेरे पास तो वही है, ई निघंटु है, मैं तो उसी में देखता हूँ कोई भी चीजें, क्योंकि उसमें सारे जितने भी निघंटु है ना, सारे सारे उन्होंने रखा हुआ है। और जैसे हरड़ देखना है तो हरड़ कहाँ कहाँ, कौन कौन से ग्रंथ में हरड़ के बारे में क्या क्या लिखा है। हाँ जी मेघा जी। सर अभी आपने बोला कि जो लीन अवस्था का दोष है, इसको पाचन की मतलब दवाई खा के शिथिल हो जाता है। तो मतलब जो ये औषधियाँ आती हैं आयुर्वेद में, अगर हम उनका कुछ टाइम तक सेवन करते हैं तो क्या वो मतलब वहां से खुद से खत्म नहीं होता? ऐसा ऐसा नहीं होता है क्या? खुद से खत्म हो जाएगा। मतलब पाचन की अगर हम सिर्फ मेडिसिन खाएं और पंचकर्मा ना की विधि ना करें तो क्या वो खत्म हो सकता है लीन अवस्था का देखो दोष? अब फिर आपके क्वेश्चन से ना एक उत्तर और ज्यादा जनरेट हो गया, जो कि आपको चीजें समझ में आएगी। लीन अवस्था का एक और अर्थ होता है। देखो लीन अवस्था का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लो यह एक स्पंज है और इसके ऊपर आपने रोज थोड़ा 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 कुछ चीज डाला। ये स्पंज है बहुत मोटा, मान लो कि हम आपके शरीर का कोई एक, मान लो बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है, और आप रोज रोज आप दूध पीते हो, मान लो कफज लीन, कफज दोष लीन अवस्था में है, स्निग्ध गुण प्रदान कफ लीन अवस्था में है, बड़ी आंत में। वो जो दूध आप रोज पीते हो, अग्नि मंद है, दूध नहीं पीना चाहिए ऐसे अवस्था में, आप पी रहे हो, तो कफ का जो स्निग्ध, मंद, मृदु, गुरु ऐसे गुण प्रदान जो दोष है, लीन अवस्था में है, उत्कृष्ट अवस्था में नहीं है, लीन है। अब क्या है, इस बड़ी आंत की दीवारों में धीरे धीरे अवशोषित हो जाएगा, सूखता, ये इसको खींचता जाएगा उस दोष को, सूख सूख करके वो पपड़ी के जैसे हो जाता है, एकदम सूख जाता है। जैसे आपने ज्यादा अगर लिया तब तो उत्कृष्ट उत्कृष्ट अवस्था हो जाएगा, तब तो बवंडर हो गया। लेकिन क्या है, थोड़ा सा आप रोज लेते हो, रोज एक एक कप दूध लिया, आपको लगता है कि यार दूध तो अच्छी बात है, चलो आपने ले लिया। अब वो उत्कृष्ट अवस्था में है नहीं, थोड़ा सा तो है, तो वो तो दोषों को उबारेगा नहीं, तो उसी जगह में जाकर के चिपक जाएगा, फिर चिपकेगा, वो सूखता जाएगा, पपड़ी सा बन जाएगा, जिद्दी बन जाएगा। अब वो जिद्दी अगर दोष है तो सामान्य ओरल खाने वाली दवाई से, देखो जब कढ़ाई में पूरा पपड़ी बना हुआ जो होता है कोई, तो उसको हम बहुत ज्यादा चीजें डालते, नींबू का रस डालते, पता नहीं क्या क्या डालते, और खूब वो लोहे का जो होता है, क्या बोलते हैं, रगड़ने वाला, माताएं जो हमारी जो है घर में बर्तन साफ करती है, क्या बोलते हैं उसको,
उससे जिसने खूब उसको आधा स्क्रबर घंटे तक रगड़ते रहो, हाँ तब भी जाकर के बड़े मुश्किल से वो बर्तन का वो चीजें वो खत्म नहीं होती, इतना जिद्दी, इतना सूखा हुआ रहता है। तो शरीर के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, वो भाव पदार्थ अंदर जाकर के दुपक करके, चिपक करके, सूख करके पपड़ी जैसे एकदम जिद्दी अवस्था में बैठा हुआ रहता है। तो इसको ठीक करने का क्या है? इसीलिए लीन अवस्था बड़ा भद्दा अवस्था है। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है? थोड़ा सा दीपन पाचन स्नेहन उत्कृष्ट हो गया, थोड़ा सा उभारा उसने, फिर उसको विरेचन, फिर उसके बाद संसर्जन, फिर करना, फिर निकालना, थोड़ा उगाना है फिर निकालना, सारे तो उगेगा नहीं। फिर मैंने कहा ना कि वो समोसा थोड़ा खा के देखो, फिर दीपन पाचन, फिर संसर्जन, फिर विरेचन या बमन, कफ है तो बमन ही, तो थोड़ा सा बमन ये किया, या बमनोपग महाकषाय उसको लोगे तो भी। तो सारे चीजें करके युक्ति से आप करते रहोगे, धीरे 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 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल सब के सब लीन अवस्था जो है ठीक हो जाएगा। आपका आहार विहार सही रहेगा तो नए धातु भी बनेगा, नए रक्त का निर्माण होगा, नए रस का निर्माण होगा, नए मन का निर्माण होगा, नए ओज का निर्माण होगा, सब कुछ नया 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 1 डेढ़ 2 3 साल में एकदम शरीर आपका नया हो जाएगा। दोष भी छू बंतर गायब, टेंशन भी गायब। लेकिन इसको करने के लिए लंबा प्रक्रिया करना पड़ेगा। रोगी को कहना है हाथ बांध, मुट्ठी बांध, और अपने हेल्थ के लिए, नहीं तो रगड़ते जाएगा तो। बस स्नेह पान करते जाओ, थोड़ा सा उभरेगा निकालते जाओ, फिर उबारो फिर निकालो, फिर उबारो फिर निकालो। उस बीच में कोई भी अपथ्य भोजन नहीं, दिनचर्या गलत नहीं, दिनचर्या सेट करो कि कौन सा ऋतु चल रहा है। अलग अलग ऋतु के अपने अपने दिनचर्या होते, वर्षा ऋतु में कैसे जीना है, ग्रीष्म ऋतु में कैसे जीना है, सब ग्रंथ में है, उसके हिसाब से रहो। सर्दी के मौसम में आइसक्रीम नहीं खाना, गर्मी के मौसम में गर्म चीजें नहीं खानी, ये तो सामान्य सी बात है। उस नियमों का पालन करते हुए अगर हम ये सारी चीजें करते हैं तो निश्चित है कि हमारा जो समस्या है धीरे धीरे ठीक होता जाएगा, टॉक्सिन निकल जाएगा। हाँ जी गुरुजी, जैसे आपने बोला कि हिंगवाष्टक चूर्ण ये सब कफा का दीपन पाचन करता है। हिंगवाष्टक चूर्ण कफ पित्त वात तीनों को ही। हिंगवाष्टक चूर्ण में अब हाँ। देसी गाय के घी में या मलाई में, अभी मेरा एक पेशेंट है उसको मैंने क्या किया, 1 चम्मच, आधा चम्मच हिंगवाष्टक चूर्ण, 2 चम्मच मलाई, उसमें बढ़िया सा रगड़ करके, उसमें मीठा अनार का थोड़ा सा जूस डाल करके उसको कुछ चाटने के लिए देता हूँ। चाटने के लिए थोड़ा 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 चाटना है, भोजन करने से पहले या बाद में। अरे दीपन गुरुदेव पाचन आपने भी कहा करेगा, अनुलोमन भी करेगा, वस्ती स्थान का शोधन भी करेगा, पित्त को भी हटाएगा। गुरुदेव सर ये जो आपने अनार का बोला, ये अनार का क्या गुण है सर? अनार क्योंकि खट्टा है, खट्टा जो होता है दीपन ही कर्म करता है, मधुर है तो पित्त के लिए करता है। गुरुदेव आपने सही पकड़ा, मेरा रुक्ष गुण इतना है कि सर में मेरे डैंड्रफ खुश्की बनी रहती है हमेशा। हाँ तो फिर वही मैं कह रहा हूँ ना, रुक्ष के विपरीत कर्म करो। शरीर में तेल की जरूरत है, अब रोज आप जिस तरह से अभी हमने बताया उस हिसाब से करो। तो हिंगवाष्टक चूर्ण सब में यूज कर सकते हैं गुरुजी? 1 मुझे सेकंड, भी हाँ सर क्या, आपने हाँ हिंगवाष्टक चूर्ण आप अनुपान से, तरीका से आप कर सकते हो। हिंगवाष्टक चूर्ण वैसे ही दोगे तो फिर पित्त को बढ़ाएगा ही, तरीका से। हिंगवाष्टक चूर्ण उसमें हींग का मात्रा कम हो ऐसा, और हींग जो है ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का हींग डला हुआ होगा तो फिर तो पित्त को उबारेगा ही। तो हिंगवाष्टक चूर्ण में हिंगवाष्टक चूर्ण आधा चम्मच ले लो, 2-3 चम्मच मलाई ले लो, उसमें अनार डालो, मीठा वाला अनार, या कुछ ऐसी चीजें डालो जो कि पित्त को थोड़ा सा बढ़ने न देता होगा, तो उसको थोड़ा थोड़ा करते गुरुजी हुए उसको चटा। अनार, गुरुजी हिंगवाष्टक को अनार के स्वरस के साथ में ले सकते हैं? हाँ हाँ, लेकिन अगर पित्त है तो धीरे धीरे लेना है, कफ है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और सर अनार गुरुजी पित्त में भी या रक्त दोष में भी ले सकते हैं हाँ ले सुबह, सकते या उसका कोई टाइमिंग है? नहीं, टाइमिंग तो यही है कि हाँ, अगर अब टाइमिंग से एक चीज आ गया, देखो 10 से लेकर के 2 बजे तक का टाइम जो है पित्त का है, तो उस समय में हिंगवाष्टक चूर्ण नहीं देना है।
कफ देना है, सुबह कफ के काल में दे दो, सुबह 10 बजे से पहले 9 बजे से पहले हिंगवाष्टक चूर्ण दे दो मलाई में डाल करके, तो 1.5-2 घंटे लगता है जी। इमरान जी चम्मच अंदर चले जाएगा आपका। देखो चम्मच को खा रहे हो आप। चलो ठीक है, और किसी का गुरु कोई जी। क्वेश्चन है? गैरी जी। हाँ जी, लीन अवस्था में पथ्य अगर संभालते हैं हम लोग तो दोष पपड़ी बन जाएगा अंदर बिना हाँ? दवाई के? हाँ? लीन अवस्था में दोष है, हाँ। सिर्फ पथ्य संभाल लेंगे, है ना, दवाई नहीं लेंगे, तो क्या दोष पपड़ी अवस्था बन जाएगा? वही बात है ना कि अगर आप शोधन नहीं करोगे तो दोष जो है रहेगा वहां पर, और आप पथ्य अवस्था में रहोगे तो लीन अवस्था में अगर दोष होगा तो उभरेगा तो नहीं, लेकिन अंदर ही बना रहेगा, वो जी जी अंदर ही बना जी, रहेगा। धन्यवाद गुरु जी। जी हाँ गुरुजी। लेकिन हाँ ये भी है ना कि पथ्य में अगर रहोगे तो प्राकृत अवस्था में दोष संतुलित होंगे। जब संतुलित दोष रहेगा तो वह दोष ही उस लीन अवस्था के दोषों को बाहर निकालने का काम करेगा, ये भी है ना। जब दोष को आपने संतुलित कर दिया आहार विहार से, तो संतुलित दोष दूषित दोषों को रहने नहीं देता। जैसे एक व्यक्ति जो सात्विक गुण प्रधान व्यक्ति, ज्यादा शोर शराबा, गंदा बोलने वाला, है ना, एक जो है पंडित जी जो बहुत अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति का है, वो भजन करने वाला, 3 बार संध्या करने वाला, ऐसे पंडित जी ने शादी किया किसी ऐसे लड़की से जो बड़ी दारू पीने वाली, इस तरह की, कहाँ वो रह पाएंगे पंडित जी उनके पास? नहीं रह पाएंगे। तो पंडित जी भी तो या सारे तो सात्विक गुण। गुरुजी, हाँ जी। या तो दोनों को एक जैसा होना पड़ेगा वरना उनका मेल नहीं बनने का। हाँ नहीं बनेगा, या तो वो लड़की निकल जाएगी या तो पंडित जी निकल जाएंगे, दोनों साथ में। तो ऐसा ही दोषों के संदर्भ में अगर आपने अपने दोष और धातुओं को प्राकृत करने के लिए आहार विहार संतुलित रखा, तो बगैर शोधन किए भी धीरे धीरे शरीर अपना डिटॉक्सिफिकेशन खुद करता रहता है। अरे शरीर सबसे बड़ा डॉक्टर है, शरीर ही हमें सब कुछ अपने आप ही करता है। बस शरीर, आयुर्वेद बोलता है शरीर के लिए तो बस आप यत्न करो कि आप स्वस्थ कर आहार विहार रखो, शरीर अपना देखभाल, अपना ट्रीटमेंट सब कुछ अपने आप खुद ही करता रहता है। जी जी, इसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें। गुरुजी अगर वमन रुके ना तो अति हो जाए तो कैसे रोकें? हाँ जी, अगर वमन और विरेचन ज्यादा होने लगे, हाँ। वमन ज्यादा होने लगे, विरेचन ज्यादा होने लगे, तो उसको रोकें कैसे? देखो अगर वमन ज्यादा होता है तो वमन को तो रोकना नहीं है, आपने क्या करना है, एक बस्ती दे दो या आप विरेचन वाली कोई दवाई दे दो। वमन होने का मतलब क्या है? वमन होने का मतलब है प्राण वायु उदान वायु ऊपर की ओर गति कर रहा है। अब अनुलोमन कर दो, जैसे अपान वायु को खोलोगे नीचे लूज मोशन होना शुरू हो जाएगा, तो ऊपर का प्राण ऊपर जाना बंद करके नीचे आ जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, वमन वहीं बंद वाह हो जाएगी। गुरुजी वाह। वाह जी वाह। लेकिन विरेचन अगर होगा तो फिर यहाँ वमन नहीं करना है, फिर उल्टा नहीं होगा चाहिए। कहीं ऐसा, कहीं ये ना हो कि भाई अच्छा विरेचन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, चलो एक वमन कर देते हैं, तो वमन नहीं करना। शरीर का जो गति है वो नीचे की ओर चलता है, ऊपर से, है ना। शरीर की जो गति है ऊपर से नीचे की ओर जाता है, ऊर्ध्वमूल अधो शाखा। तो वमन को रोकने का तरीका बता दिया गुरुजी। वमन रोकने का तरीका तो विरेचन है, लेकिन विरेचन रोकने का तरीका वमन नहीं है। वो क्या है गुरुजी? वो तो विरेचन रोकने का तरीका है कि आप कुछ स्तंभन करें, जैसे दही दे दो जो कि ग्राही है, ऐसी दही चीजें चावल वगैरह। कफ का गुरुगुण बढ़ाना पड़ेगा गुरुजी इसमें। हैं? गुरुजी इसमें गुरुगुण बढ़ाना पड़ेगा अगर विरेचन ज्यादा हो रहा है। हाँ, लघु गुण की वजह से विरेचन होती है, तो गुरु गुण। यहाँ पर वमन नहीं देना। वैसे बहुत इमरजेंसी है तो वमन दे सकते हैं, लेकिन वमन देना नहीं चाहिए, लेकिन रोकना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये भी ध्यान देना। नहीं ज्यादा हो जाए तो गुरुजी, ज्यादा हो हाँ जाए, ज्यादा हो थकान। जाए तो आप कुछ ऐसी चीज दे सकते हैं, कषाय रस प्रदान कुछ चीजें दे, जैसे दही दे दो। अमरूद जो है ना, अमरूद और आम, अमरूद और आम की गिरी, आम की गिरी भी, आम का छाल, अमरूद का छाल, और
आम, अमरूद, इन दोनों के छाल, थोड़ा सौंफ, इसका काढ़ा बना लो और बना करके उसको पिला दो, बस बन गई, रुक जाएगा। वैसे भी एक चीज मैं बताता हूँ कि बमन और विरेचन में कभी भी जितनी आपके अंदर जरूरत होगा उससे ज्यादा तो कभी बमन होगा नहीं, ना विरेचन होगा। हम कहते हैं ना कि डिहाइड्रेशन हो गया, तो वो एक अलग स्थिति है। अदरवाइज जैसे हम विरेचन के लिए कोई दवाई देते हैं तो उतना ही विरेचन होना, लूज मोशन होना है जितना अंदर मटेरियल पड़ा हुआ है। जब तक मटेरियल है तब तक तो होता ही रहेगा, जो मर्जी कर लो वो रुकेगा ही नहीं। जब मटेरियल खत्म हो जाएगा अपने आप रुक जाएगा। हम कहते हैं ना कि इसको हम देंगे तो ये रुक जाएगा, ये सब हमारी सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, आपने जैसे अंदर वे- मिसाइल डाल दिया, इससे मिसाइल ने अपना काम करके ही आना है। ज्यादा डायरिया से या उससे सर मतलब पेट में एटन या इमरजेंसी केसेस नहीं होते हैं? हाँ जी, अगर जैसे हम विरेचन या कोई सॉरी लूज मोशन की जैसे आपने बात कही, तो ज्यादातर लूज मोशन होने से आंतड़ियों में ऐठन हो जाना या कोई इमरजेंसी केस तो नहीं होगा ना, किसी अगर किसी को कोई पहले से कोई इमरजेंसी इश्यूज हो सकता है, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा की उस प्रक्रिया में इमरजेंसी उस तरह से नहीं होता है। अगर खड़िया पलटन है, डॉक्टर को कुछ, जिसने दवाई दिया है उसको कुछ पता ही नहीं है, जो मन में आया वही दे करके चला गया अपने काम करने, और रोग बेचारा, तो वो एक अलग गुरु स्थिति है। अदरवाइज गुरुजी वो जिसका तो जो काम है ताकत सर देख वो के तो उसी देना को होगा करना ना चाहिए। हाँ, बल गुरुजी, देख, ताकत देख के देना ना, बल देख के। कौन सा शोधन आप कर रहे हो, मृदु शोधन कर रहे हो, मध्यम शोधन कर रहे हो, तीक्ष्ण शोधन कर रहे हो, शोधन में भी क्या दे रहे हो, इसकी अपनी एक बहुत बड़ा, हम पीछे पढ़ते आ चुके विरेचन में। नहीं, वो तो ताकत देखनी पड़ेगी ना गुरुजी मरीज की। हाँ हाँ, देखनी पड़ेगी। कमजोर को तो देना ही नहीं है। गुरुजी, हाँ जी, अगर इमरजेंसी बनेगी भी तो वो ठीक